हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 का दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, गवर्नमेंट इसको बनाता है। इसमें गवर्नमेंट अपने सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है, अपने इन द सेंस हमारी इकॉनमी के जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं विद इन वन अकाउंटिंग ईयर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, एंड दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इस तरीके से आपको डेफिनेशन फ्रेम करनी है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। इंडिया में रहने वाला हर इंसान या गवर्नमेंट हो चाहे कोई प्राइवेट पर्सन हो, कोई भी अगर फॉरेन के किसी भी बंदे के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी गवर्नमेंट के साथ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, दोज ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में अब लोग के 4 कैटेगरीज होती है कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस कैटेगरी में रिकॉर्ड होता है। सो द 4 कैटेगरीज आर, फर्स्ट होता है हमारा गुड्स का कैटेगरी, जिसमें हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं गुड्स का। यहाँ पे हम लोग सर्विसेज की बात नहीं कर रहे, सर्विसेज के लिए वी हैव डिफरेंट सेगमेंट। जैसे हम लोग स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ये जितना भी गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ये हमारा सारा आता है फर्स्ट कैटेगरी में, जिसका दूसरा नाम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी है। तो यहाँ से हमारा ये दूसरा टॉपिक भी यहाँ पे हम लोग का कवर होने वाला है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो दैट डॉक्यूमेंट और दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अब अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट ओनली रिकॉर्ड्स ऑल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, नॉट ऑफ सर्विसेज। ऑन द अदर हैंड सर्विसेज कौन सी होती हैं? जब हम लोग कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने जो हम लोग के ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, इस तरीके के जो बनते हैं जिसमें हम लोग बाहर से टेक्नोलॉजी या बाहर से मैन पावर या बाहर की हम कोई भी सर्विस अगर लेते हैं तो वो हमारा पूरा आ जाएगा सर्विसेज में। काफ़ी सारी सर्विसेज ऐसी होती है जो हम लोग बाहर से लेते हैं जो हमारे पास इंडिया में अवेलेबल नहीं होती हैं। टेक्नोलॉजी मोस्टली टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज जो रहती हैं वो हमारा पूरा सर्विस में आ जाएगा। सो इफ़ यू आर पेइंग मनी टू सम अदर कंट्री फॉर एक्सचेंज ऑफ ओनली सर्विस देन इट विल कम अंडर दिस कैटेगरी। नेक्स्ट हमारा एसेट एंड लाइबिलिटीज़। कई सारे ऐसा ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें हमारे एसेट और लाइबिलिटीज़ पर भी फ़र्क आता है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, जब हम लोग वर्ल्ड बैंक को लोन चुका रहे हमारे लाइबिलिटीज़ कम हुई। जब हम लोगों ने किसी दूसरी कंट्री के एसेट्स खरीदे, मतलब हमने किसी दूसरी कंट्री में अगर लैंड खरीदा, गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ लैंड खरीदा तो वहाँ से हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो जब भी हमारे एसेट्स में या लाइबिलिटीज़ में चेंजेस आए बिकॉज ऑफ सम फॉरेन ट्रांजेक्शन, बिकॉज ऑफ सम फॉरेन एक्सचेंज, तो उसको हम थर्ड कैटेगरी में पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। कुछ ऐसे ट्रांसफर्स होते हैं जिनका कोई वैल्यू मतलब 2 साइडेड नहीं होते हैं, जो उसको हम कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेरेंट्स इंडिया में हैं, किसी के बच्चे दूसरी कंट्री में, तो जब बच्चे पेरेंट्स को पैसे भेजते हैं या हम लोग के पास अगर बाहर से कोई रेमिटेंस आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ग्रांट्स, यूनिलैटरल, अगर हमारे किसी स्टूडेंट को फॉरेन से स्कॉलरशिप मिली तो स्कॉलरशिप का जो पैसा आ रहा है, तो ये बेसिकली यूनिलैटरल ट्रांसफर है जिसके अगेंस्ट में आप कुछ नहीं कर रहे हो बट यू गेटिंग इट ओनली मतलब फॉर योरसेल्फ यू आर गेटिंग इट। ओके, मतलब आपने उसके अगेंस्ट में कुछ किया नहीं है लेकिन आपको उस चीज़ के लिए मतलब फ्री में कहीं से आपको कुछ मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो वो हमारा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो ये 4 चीज़ें हमारी आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसका जो आंसर है, देखो हम लोग का डेफिसिट भी आ सकता है और पॉजिटिव, मतलब डेफिसिट आ सकता है, बैलेंस आ सकता है या तो फिर सरप्लस आ सकता है। तो ये 3 हमारी सिचुएशंस होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। 3 सिचुएशंस कौन सी हैं? पहला हमारा होता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस कब होता है? जब हमारे पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हो और हमने कम दिया हो, क्योंकि इन सब का अगर एक रिवर्स साइड देखें तो हम लोग सिर्फ गुड्स इंपोर्ट नहीं करते, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग को सारे यूनिलैटरल ट्रांसफर मिलती हैं, हम लोग देते भी हैं, तो इसका एक सेकंड साइड भी है। तो हमें उन दोनों साइड्स को कंपेयर करना और देखना है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सी सिचुएशन में है। तो अगर हमारा अगर हमारे एक्सपोर्ट्स में अगर बोलूँ तो एक्सपोर्ट्स अगर मेरे ज़्यादा और इंपोर्ट्स कम हैं, या मैंने बाहर से पैसा लिया ज़्यादा और दिया कम है, देन इट विल बी अ सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर ऑपोजिट, अगर मैंने पैसा दिया ज़्यादा है लिया कम है, देन इट इज़ डेफिसिट। और अगर दोनों बराबर हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता, बैलेंस जो रहता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, इट इज़ जस्ट मतलब एक थ्योरी पार्ट है, वो कभी भी ये चीज़ प्रैक्टिकल में नहीं होता है। और मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जैसे
इंडिया, तो उसका हमेशा डेफिसिट में ही रहता है। बहुत कम ऐसी कंट्रीज जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहता है, मतलब जो अपन की डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान हो गया, यूएस हो गया, तो इनका फिर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो वो सरप्लस में आ सकते हैं। बाकी जितनी भी कंट्रीज हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, मोस्टली वो डेफिसिट में ही रहती हैं। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।